हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ वो जाएं और सब्सक्राइब करें और वॉच करें। ये वेक्टर का सीरीज चल रहा है जिसे हम लोग पिछले 2 क्लासों से पढ़ रहे हैं। आज जो जो टॉपिक जो पढ़ाई जा रही है वो वेक्टर पढ़ाई जा रही है। चैप्टर ये 4 है, लेक्चर 3 है ये। आज यूनिट वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिट वेक्टर, आज जिस टॉपिक की पढ़ाई होगी ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से ही वेक्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंस और कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बना के सबको देखना है ताकि नेक्स्ट जितनी भी लेक्चर हों उसमें परेशानी ना हो। यूनिट वेक्टर किसे कहा जाता है? यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर का यूज जो होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर लिया जाता है और उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। इसे पढ़ते हैं ए कैप। ए कैप इसका मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा 1 होता है, 1 होता है। ठीक, आइए देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये देख लेंगे कि वेक्टर which has unit magnitude is called a unit vector। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट हो, इकाई हो, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। एक यूनिट वेक्टर का यूज जो होता है, अ यूनिट वेक्टर is used to represent द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का यूज किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। द डायरेक्शन of a vector given vector एग्जाम्पल में सपोज दैट ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन हमें जानना है, तो वो डायरेक्शन जब भी पता चलेगा वो वेक्टर के यूनिट वेक्टर से ही पता चलेगा। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज दैट कि हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, तो इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर ओवर अ कैप। एक लेटर लेना है, उसके ऊपर कैप लगा देने से जो नोटेशन फॉर्म डेवलप हो रहा है उसी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इसको बोलते हैं
ए कैप, इसको ए कैप पढ़ा जाएगा। आइए यहाँ पे देखें इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है। तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है, उसकी जो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सपोज दैट वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। वेक्टर का यूनिट नोटेशन ए कैप और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। सपोज दैट कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसकी मैग्नीट्यूड भी दी हुई है, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट वेक्टर कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसका एक रूल होता है। आइए उस रूल को देखते हैं। इफ a vector A has magnitude then the unit vector in the direction of given vector is given as, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसकी मैग्नीट्यूड भी दी हुई है, तो वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या इसी को लेते हैं ए वेक्टर एंड ए। ठीक, जहां पे इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए, and this is called गिवन वेक्टर, जो वेक्टर हमें दी हुई है, गिवन वेक्टर, और ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक ना, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, किसके डायरेक्शन में, वेक्टर के डायरेक्शन में, उसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी। या अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन क्वेश्चन में पूछ ले, तब कैसे इसको निकाला जाएगा, तो उस सिचुएशन में यूनिट वेक्टर ही इस वेक्टर का डायरेक्शन माना जाता है। यानी यूनिट वेक्टर हम कब फाइंड करते हैं, जब हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन जानना होता है। अगर वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव करना, उसकी डायरेक्शन हमें जाननी हो, तो उस सिचुएशन में हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दी हुई है, वेक्टर का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी फॉर्मूला से निकल जाता है कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर।
या वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड ए कैप। ये दोनों फॉर्मूला जो है ये वेक्टर फाइंड करने के लिए होता है। ये दोनों फॉर्मूला वेक्टर फाइंड करने के लिए होता है। ठीक, अगर वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दी हुई है, तो वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए जो रूल है वो ये है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फाइंड करना हो, वेक्टर अगर क्वेश्चन में वेक्टर आपसे पूछे, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दी हुई है, आपसे वेक्टर पूछता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन में कभी कभी पैरेलल भी दे दिया हुआ रहता है। पैरेलल एक वर्ड यूज किया जाता है, पैरेलल, कि वेक्टर दी हुई है और इसके पैरेलल ये वेक्टर दिया हुआ है। सपोज दैट एक वेक्टर हमें दिया हुआ है और ये बोल देता है क्वेश्चन में कि ये एक पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। ये वेक्टर केवल दिया है कि वेक्टर मूव कर रहा है मगर इसके पैरेलल मूव कर रहा है, तो इसका यूनिट आपको निकालना है, यूनिट वेक्टर इसका निकालना है। जो डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर आएगा वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। आइए इसमें एक देखते हैं यूनिट वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है ये, कि यूनिट वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर में, वेक्टर के फॉर्म में यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही देखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये है ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, इसे ई से नोटेशन किया जाता है। ये है नॉर्थ, इसे एन से डिनोट करते हैं। साउथ, इसे एस से, दिस इज कॉल्ड वेस्ट, वेस्ट डाउन से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक यहीं पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वाई एक्सिस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे से रिप्रेजेंट होता है, जे से रिप्रेजेंट होता है। और ये है माइनस एक्स एक्सिस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस आई से रिप्रेजेंट होता है। और ये है माइनस वाई एक्सिस, इसके अलोंग माइनस जे से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर को। और इसी का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, इसी के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है, जिसका यूनिट वेक्टर जो होता है के कैप होता है। यानी इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। दिस इज कॉल्ड जेड, ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड माइनस जेड। ये कैसे है, ये बिल्कुल इसके एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर और बाहर के तरफ है ये।
जो कि ये 2 डायमेंशन में ऐसे ही शो करता है। जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर के कैप माइनस जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर माइनस के कैप होता है। along coordinate axis x, y and z, coordinate axis x, y and z, the unit vector is represented by the unit vector is represented by I cap, j cap and k cap। यानी कहने का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे i, j एंड k से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें यानी यहाँ पे आते हैं, यानी i जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन। j जो है ये यूनिट वेक्टर है along y डायरेक्शन। k जो है ये यूनिट वेक्टर है along z डायरेक्शन। ठीक, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट से, जिसे ई से डिनोट किया जाता है। जे कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई डायरेक्शन में, जिसे हम लोग वेस्ट नॉर्थ से डिनोट करते हैं, नॉर्थ, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं इसको। और जेड की यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड डायरेक्शन, जो कि परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर होता है किसके? एक्स एंड वाई डायरेक्शन के, एक्स एंड वाई डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई वेक्टर दिया हो, ए वेक्टर, सपोज दैट ए वेक्टर, कोई वेक्टर दिया हुआ है जो कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन में, तो उसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो उसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ए आई लिखा जाता है। इसको कैसे होगा चलिए देखते हैं। कोई वेक्टर दिया हुआ है जो एक्स डायरेक्शन में मूव करे, तो उसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखना है कि अ वेक्टर along x direction is written as कैसे? x डायरेक्शन में जो मूव करे उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट कैप। सेम इसी तरह a vector along y direction is written as a cap, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और j कैप। सेम इसी तरह कि a vector along
z direction is written as a magnitude और k कैप। कहने का मतलब है कि x डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर मूव कर रहा है तो उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और i कैप के साथ लिखा जाएगा। y एक्सिस के तरफ कोई वेक्टर अगर मूव कर रहा है तो उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और j कैप के साथ लिखा जाएगा। और अगर वही वेक्टर z एक्सिस के तरफ मूव करेगा तो उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और k कैप के साथ लिखा जाएगा। ये तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इससे हमें क्या मिलता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखना है, आगे क्वेश्चन जब बनाया जाएगा इसका बहुत यूज होगा। यहाँ पे जो हमारे पास है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, these are यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट वेक्टर का जो मेन यूज़ है, यूनिट वेक्टर का जो मेन यूज़ है वो यूज़ होता है वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज दैट एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर लग रहा है, कितना है जी, 5 न्यूटन, 5 आई कैप न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 आई कैप न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछे कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन आपको बताना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये आपसे पूछेगा। तो ऊपर से जो हम लोग देखें, हमने जो देखा कि वेक्टर दिया हुआ है 5 आई कैप न्यूटन का, I is the representation of x direction, I is the unit vector in the direction of x direction, यानी x डायरेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है। I cap is the unit vector in the direction of x axis, और x axis ईस्ट डायरेक्शन। इससे ये पता चलता है कि ये जो फोर्स है हमारा, ये 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये जो फोर्स है ये 5 न्यूटन का फोर्स है, किधर, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ लग रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलिए इसमें एक और देखते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज दैट एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of given vector, दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। कैसे निकालिए, कैसे निकालिएगा इसको, कैसे फाइंड करिएगा? तो यूनिट वेक्टर निकालने का एक रूल होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वेक्टर बाई ए। यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड एक निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? रूट अंडर इस ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तब ए कैप इक्वल टू कितना? ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यही है यूनिट वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। सपोज a person is moving with 10 meter per second speed it in the form of unit vector। तो इसे आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वाई एक्सिस का इस्तेमाल होता है। यही है ना नॉर्थ डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वाई एक्सिस यूज होता है। और वाई एक्सिस में हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? जे कैप। वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं? जे कैप। तो इसे जब लिखना होगा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन। जब इसे यूनिट फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे v इक्वल टू 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरह से लिखा जाएगा। लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है, इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी स्पीड है। एक एग्जांपल और लेना। वेक्टर दी हुई है क्या? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। देन फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of given vector। यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकलेगा? रूल होता है यूनिट वेक्टर का वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 2k। इसका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस का ही काम करना है। जो यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में, उसका माइनस लेके स्क्वायर कर देना है। इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, कितना होगा? 4 + 4 + 4 इक्वल टू 12, यानी 2√3। ये निकला आपका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर अब यहाँ से निकालेंगे ए वेक्टर दिया हुआ है कितना? 2i प्लस 2j माइनस 2k।
बटा √3, 2√3, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई 2√3, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 into I cap plus j cap plus minus k cap. This is the unit vector in the direction of given vector. आइए एक प्लस ना लेते हैं इसमें कि a bird is of bird. अगर आपके पास दिया हुआ है कि एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, कहाँ, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस 3 के, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो आपको फाइंड करना है कि बर्ड जो है उसकी वेलोसिटी क्या है। हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है, बर्ड की स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सपोज दैट मान लिया मैंने एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस 3 के, ये वो वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में बर्ड फ्लाई कर रहा है। तो जो इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही बर्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कब फाइंड होता है कि ये किस डायरेक्शन में ये वेक्टर मूव कर रहा है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √4 डायरेक्ट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, निकालिए कितना होगा, 419, कितना हुआ, 14, ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। अब इसलिए ए यूनिट कैप कितना होगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2i जे कैप प्लस के कैप बाई √14, ये हुआ यूनिट वेक्टर किसका, दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसके डायरेक्शन को, दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये डायरेक्शन जो ये वेक्टर का जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बर्ड का डायरेक्शन है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बर्ड, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड। हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड दिया हो और डायरेक्शन दिया हो तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका रूल होता है वेक्टर फाइंड करने का, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये है वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसका, बर्ड के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यानी ये डायरेक्शन है किसका, बर्ड के डायरेक्शन, बर्ड के फ्लाइंग का ये डायरेक्शन है। और ये बर्ड जो फ्लाई कर रही है उस किस स्पीड से फ्लाई कर रही है उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये कितना दिया हुआ है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। टू आई प्लस जे प्लस के कैप बाई √14, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर 10 बाई √14 इंटू
2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 3 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे भी 3 रहेगा और यहाँ पे भी 3 रहेगा। ये हुआ आपका वेलोसिटी वेक्टर, किसका, बर्ड के फ्लाई का वेलोसिटी वेक्टर, यानी बर्ड जो है किस वेलोसिटी से फ्लाई कर रही है, ये उसका वेलोसिटी है। इसमें एक और प्रश्न देखते हैं, आइए देखते हैं। फाइंड अ वेक्टर 3j कैप, यानी एक वेक्टर फाइंड करना है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन और ये पैरेलल है किसके, ये वेक्टर जो दिया हुआ है इसी वेक्टर का पैरेलल एक 10 न्यूटन का फोर्स वेक्टर लग रहा है, तो उसी फोर्स वेक्टर को इसमें आपको फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि कैसे इसे फाइंड किया जाएगा। गिवन है फोर्स वेक्टर दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में, ये है उसका डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन आपको फाइंड करना है, यानी आपको एक यूनिट वेक्टर इसके साथ में आपको चाहिए। इसी यूनिट वेक्टर का आपको वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है इस फोर्स का डायरेक्शन है और ये यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन है, मतलब ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकाल देते हैं तो इसका डायरेक्शन निकल जाएगा। चलिए इसका यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या होगा। सपोज दैट ये वेक्टर जो है -4i प्लस 3j है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना होता है, √16 और 9, 16 प्लस 9 यानी कितना, 25, यानी 5। इसलिए ए कैप इज इक्वल टू व्हाट, -4i कैप प्लस 3j कैप बाई 5। ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी ये है वेक्टर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसलिए फोर्स वेक्टर अब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन इंटू इसका ए कैप इक्वल टू व्हाट, -4i कैप प्लस 3j कैप बाई 5। आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 10/5 ब्रैकेट -4i कैप प्लस 3j कैप, ये 5 से गया 2 बार में, कितना हो गया, -8i कैप प्लस 6j कैप। इसलिए जो फोर्स वेक्टर है, जो वेक्टर वहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, जो वेक्टर लग रहा है वो फोर्स वेक्टर है। चूँकि न्यूटन यूनिट दिया हुआ है यानी कि ये फोर्स वेक्टर ही है, तो ये वेक्टर जो है फोर्स है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू -8 प्लस 6j। ये हुआ आपका रिक्वायर्ड वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड वेक्टर। चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। दिया है कि एक बर्ड फ्लाई कर रही है, एक बर्ड फ्लाई कर रही है 26
मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है, तो ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल स्पीड, पैरेलल टू अ वेक्टर 12i plus 5j, पैरेलल टू अ वेक्टर 12i 5j, देन फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड। इस तरह क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। इसको निकालने के लिए जो इसका वेलोसिटी होगा, इसको फाइंड करने के लिए ये जो वेक्टर दिया हुआ जिसके पैरेलल में बर्ड फ्लाई कर रही है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा हमें। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए 12i plus 5j डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। 144 plus 25 इक्वल टू 5i कैप प्लस 5j रूट अंडर 169 इक्वल टू 12i प्लस 5j बाई 13, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा वो होगा, सिंपल सी बात है, 26 मीटर पर सेकेंड इंटू ये ए कैप यानी 26 मीटर पर सेकेंड, ए कैप इक्वल टू व्हाट, 12i प्लस 5j बाई 13 से ये गया दो बार में, तो कितना हो गया 2 इंटू 12i प्लस 5j मीटर पर सेकेंड, या इसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 24i कैप प्लस 10j कैप मीटर पर सेकेंड। ये हुआ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक। एक क्वेश्चन और इसमें लिया जाएगा, लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये यहीं पे टॉपिक समाप्त हो जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। बोल रहा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड आउट द वेलोसिटी वेक्टर whose magnitude is equals to the magnitude of this vector and that is parallel to the vector this। यानी एक ऐसा वेक्टर आपको फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो और जो जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के बराबर हो। यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, या दी सपोज दैट, मान लेते हैं वो वेक्टर है v वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बराबर है a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, जो कि होगा कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 3, ठीक। इसका डायरेक्शन यानी v कैप ये बराबर होगा इसके डायरेक्शन के यानी b कैप के बराबर होगा, और ये जो बराबर होगा v कैप यानी v यूनिट वेक्टर ये बराबर होगा v वेक्टर बटा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। v वेक्टर कितना दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप बटा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा ये i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3
के कैप बटा 149 कितना हुआ 149 लिख देते हैं 149 कितना हो गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप बटा 9 4 13 13 14 यानी रूट अंडर 14 इसलिए वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी है हमारी रूट अंडर 3 यूनिट वेक्टर कितनी है हमारी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप बाई रूट अंडर 14 इसको लिखना होगा कैसे लिखेंगे रूट अंडर 3/14 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर जिस वेक्टर को हमें फाइंड करना है उस वेक्टर का रिक्वायर्ड ये वेलोसिटी हो गया फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ये है वेलोसिटी वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर हमें निकालनी है वो है ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी आइए बच्चों देखते हैं जीरो वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर हमने देख लिया है अब इसका नेक्स्ट जो है जीरो वेक्टर देख लेना है टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये एक लास्ट पॉइंट है जिसे देखना है कि जीरो वेक्टर क्या होता है जीरो वेक्टर उस वेक्टर को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो हो जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है आर्बिट्री इसका डायरेक्शन लिया जाता है जीरो वेक्टर को हमेशा जीरो के ऊपर एरो मार्क दे के रिप्रेजेंट किया जाता है आइए इसमें देखें जीरो वेक्टर a vector having zero magnitude is called जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होता है हमेशा जीरो वेक्टर ही होता है जीरो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है आर्बिट्री इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन इसका आर्बिट्ररी नॉट डिफाइंड वेक्टर में एक कंडीशन है कि जब दो वेक्टरों का जोड़ या उसका घटाव हमेशा एक वेक्टर ही होता है किसी भी वेक्टर का दो वेक्टर का एडिशन लेंगे या उसका सब्सट्रैक्शन लेंगे आउटपुट में हमेशा हमें एक वेक्टर ही मिलेगा यानी द एडिशन ऑफ टू vectors is also a vector quantity दो वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन या उसका सब्सट्रैक्शन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है या इसी में लिखें कि द सब्सट्रैक्शन of two vectors is also
वेक्टर क्वांटिटी यानी दो वेक्टरों का घटाव या सब्सट्रैक्शन एक वेक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिया जाए, सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है दिया हुआ ए वेक्टर, इसमें एक दूसरा वेक्टर हमने लिया माइनस ए वेक्टर, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, हमेशा एक वेक्टर होगा। इसे ऐड करेंगे तो कैसे होगा, प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यानी वेक्टर एडिशन of two vectors which has same magnitude but opposite direction is gives a zero vector. Vector addition of two vectors which have same magnitude but opposite direction gives always a जीरो वेक्टर, हमेशा एक जीरो वेक्टर ही मिलता है। इसमें एक और पॉइंट है, जीरो वेक्टर के अंदर ही देखा जाएगा, इसी में कुछ प्रॉपर्टीज है इसके। इसमें एक पॉइंट है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर देन ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये एक पॉइंट हुआ। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन हो तो उन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमेशा एक जीरो वेक्टर होता है। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें अगर किसी जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर ही मिलेगा। हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए जीरो वेक्टर से, हमेशा हमें जीरो वेक्टर ही मिलेगा। एक पॉइंट और है इसमें, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है n, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, हमारे पास एक नंबर है स्केलर क्वांटिटी, इसमें अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा जीरो वेक्टर। यहाँ शो कर रहा है कि अगर किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या मिलता है, जीरो वेक्टर। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को जीरो वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन आप करिए, क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जीरो स्केलर क्वांटिटी को अगर जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें जीरो वेक्टर ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि इफ n इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर। अगर कोई n स्केलर क्वांटिटी है, और m एक अलग स्केलर क्वांटिटी, कोई दूसरा स्केलर क्वांटिटी है, अगर दोनों को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आउटपुट मिलेगा वो दोनों का सेम होगा, यानी ये दोनों का एक जीरो वेक्टर ही हमें मिलेगा। इसमें तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे याद रखना होगा हमेशा।
पोजीशन वेक्टर ऑफ a particle at the origin is a vector. Zero vector is a zero वेक्टर होता है। यानी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, यानी किसी भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पे है पार्टिकल, सपोज दैट एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आर वेक्टर। मगर जब ये पार्टिकल शिफ्ट करके ये ओरिजिन पे आ जाए, जब ये पार्टिकल यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाए, तो x का वैल्यू, सपोज दैट यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो हो गया 1 1। बट यही जो शिफ्ट करके आ जाए नीचे, यानी x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 और y का वैल्यू भी यहाँ पे 0। तो जो वेक्टर जो फॉर्म जो क्रिएट होगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर जो क्रिएट होगा यहाँ पे, वो 0 0 होगा। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट द ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। दूसरा इसी में है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ a stationary बॉडी, यानी रुकी हुई किसी भी बॉडी का, जो बॉडी रुकी हुई है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ना स्पीड है, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो 0 होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी ही 0 होगा। तो जब वेलोसिटी 0 हुआ तो वेलोसिटी वेक्टर ऑल्सो 0। यानी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी इज अ जीरो वेक्टर होता है। दूसरी चीज एक्सेलरेशन वेक्टर। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो जब एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा तो वेक्टर उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर इज ऑल्सो अ 0। यानी एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली moving body is acceleration vector of a uniformly moving body is a zero vector। ठीक है, तो ये हुआ कंक्लूजन जीरो वेक्टर का। आज हमने दो चीज़ पढ़ा, यूनिट वेक्टर क्या है, उसका कुछ एग्जांपल्स हमने देखा, जीरो वेक्टर क्या होता है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट मैंने बढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि कितने टॉपिक उसमें कवर हो पा रहे हैं। यहाँ तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। वीडियो पे जाइए, वॉच कीजिए। कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश में राइटिंग करें, हिंदी में लेक्चर दें, ताकि उन बच्चों को भी आसानी हो जाए जो बच्चे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो धन्यवाद।